हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है 6 अप्रैल। आज 6 अप्रैल 2024 की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आज तो यहाँ पे जो क्वेश्चनों की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे 25 प्लस क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के। जैसे कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू पूरी डिटेल के साथ 10 क्वेश्चन को कवर करते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन के साथ हम 15 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 25 रहते हैं, जो आपकी करंट अफेयर्स के लिए इंपोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक पे जाते के साथ ही आप लोग एंड्रॉइड ऐप की हमारी लिंक है, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है, जहां पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, वीडियो सेक्शन वाइज आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी लगाने का मौका मिलेगा, और यह टेस्ट 237 टेस्ट होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप लगा सकते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो यूपीएससी से लेके किसी भी एग्जाम की, पीसीएस एग्जाम या फिर एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, किसी का भी आप लोग लगा सकते हैं। एक बार डाउनलोड कर लीजिए, देखिएगा चेकआउट करके कि आप लोग के लिए वो लाभदायक है या नहीं, तो आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं, और पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक जीआई टैग दिया गया है, और आपको पता होगा जीआई टैग 2023 से लगातार 2024 आ चुकी है, लगातार जीआई टैग दिए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है। अब जीआई टैग के बारे में अगर हम देखें तो यह जीआई टैग कटिया गेहूं को दिया गया। किसको? कटिया गेहूं। ये आप जो देख पा रहे हो हुआ है एक कटिया गेहूं है, जो कि उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, और इसको जीआई टैग दिया गया है, और यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो कटिया गेहूं को जो जीआई टैग मिला है वो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। और इसके बारे में अगर समझे तो उत्तर प्रदेश के या बुंदेलखंड क्षेत्र के कटिया गेहूं को जीआई टैग मिला हुआ है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है कौन सा? बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र है, उस क्षेत्र से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कठिया गेहूं स्वदेशी गेहूं की किस्म याद रखेगा, मतलब कि भारतीय किस्म है, जो अपनी उच्च प्रोटीन सामग्री और न्यूनतम पानी की आवश्यकताओं के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है कि यह स्वदेशी गेहूं है। सबसे पहले तो ये समझो कि क्षेत्र में है, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, उपजाया जाता है। साथ में स्वदेशी गेहूं की किस्म है, तभी तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और स्वदेशी किस्म के साथ साथ पैसिफिक या बुंदेलखंड क्षेत्र में ही सिर्फ उगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जब उगाया जाता है तो इसमें पानी की जो आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम होती है, तब भी उगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें हाई प्रोटीन, क्या रखिएगा, हाई प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाई प्रोटीन इसमें बहुत पाया जाता है। कटिया गेहूं को जीआई टैग पाने वाली उत्तर प्रदेश की यह पहली कृषि की उपज है, याद रखिएगा। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कठिया गेहूं कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि कृषि उपज में यह पहला ऐसा जीआई टैग है जो उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन साल 2022 में किया गया था, तब जाके 2024 में मिला हुआ है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसे नहीं है कि बस आज चाहो आज मिल गया। तो इसके लिए भी पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत पूरा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जीआई टैग पर मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। जैसे कि पूरी एक तो यूपी की बना दी है, एमपी की बना चुका हूँ, है ना, पूरी इंडिया की बना चुका हूँ कि इंडिया में 2023 में किसको मिला था और 2024 में किस किस को मिला है। तो आप लोग जीआई टैग की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लगा दी है मैंने, आप लोग उसको देख सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए। साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेना, जैसे कि कोई भी वीडियोस आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सकता है। हमारी सोशल साइट है, जैसे कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को वहां पर किसी भी एग्जाम का अगर नोटिस आता है तो मैं डायरेक्टली सोशल साइट पर ही नोटिस डाल देता हूँ। तो नोटिस के लिए आप लोग जो सोशल साइट ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा जो ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो किस राज्य में पुरातात्विक खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की पता चला हुआ है या खोज की गई है? तो याद रखिएगा, वो गुजरात से की गई है। किससे? गुजरात से तो की गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, किस बस्ती की खोज की गई है? तो ये है हड़प्पा बस्ती। कौन सी बस्ती है दोस्तों? हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। और कितने साल पुरानी है? तो 5200 वर्ष पुरानी है। याद रखिएगा, मतलब कि 5200 साल पुरानी है हड़प्पा बस्ती है जिसकी खोज की गई है। तो ये लोग खोद रहे हैं, पुरातात्विक वाले हैं,
और इनके द्वारा ये खुदाई की जा रही है, किसी गांव में ही मिलती है जमीन के अंदर, ये आप लोगों को पता ही होगा। खैर हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, किस शहर में मिली है गुजरात की। तो गुजरात के कच्छ शहर में मिली हुई है, 5200 वर्ष पुरानी है, जो कि हड़प्पा बस्ती की पता चला हुआ है। खुदाई में कुछ चीजें भी मिली हैं, जैसे कीमती पत्थर से बनी मटके मिले हैं, टेरेकोटा की स्पंडल व्यूरल मिली, धागा काटने का उपकरण जैसे उसे कहते हैं, तांबा मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, पीसने के पत्थर मिले हैं, हथौड़े जैसे कई पत्थर भी मिले हुए हैं। यह अब से एक प्रारंभिक हड़प्पा काल के लगभग 3200 वर्ष पूर्व से लेकर उत्तर हड़प्पा काल के 1700 ईसा पूर्व तक के माने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वही मैंने आप लोगों से कहा है, क्योंकि यह 3200 वर्ष पुराने से लेकर 1700 वर्ष तक के यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो उपकरण है, ठीक है, जो अवशेष है। साथ में 5200 वर्ष पुरानी बताया जा रहा है। गुजरात के कच्छ शहर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कहाँ मिली है, तो गुजरात के कच्छ शहर में इसका हड़प्पा बस्ती जिसका पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। यह खोज गुजरात में एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया की खोज के दौरान मिला हुआ है, याद रखेगा। वहां पे कब्रिस्तान थी, वहां पर ही जूना खटिया के दौरान खोज के दौरान मिला है। यह रिसर्च किसने की है, तो केरल यूनिवर्सिटी और कच्छ यूनिवर्सिटी के अलावा कई दूसरे अन्य संस्थान मिलकर भी काम इस पर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के बारे में बात कर रहा है। हर इंसान को अपने जीवन में एक अंतरात्मा से शांति चाहिए, है ना। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब मनाया जाता है तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया था 5/2020 से, याद रखिएगा। कब से मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस उत्सव 2020 में पहली बार मनाया गया था। दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना दुनिया सबसे प्रमुख उद्देश्य है। दुनिया में शांति हो सके, सद्भाव ना आ सके और नैतिक निर्णय लिए जा सके, उसको उद्देश्य को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का जो विषय रहा है, थीम रही है, थीम इंपोर्टेंट होती है, डायरेक्टली थीम पूछ ली जाती है एग्जाम में। प्रेम और विवेक के साथ शांति संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्या है, प्रेम और विवेक के साथ शांति संस्कृति को बढ़ावा देना इस वर्ष की थीम रही है। 5 अप्रैल को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसोचैम के अध्यक्ष, किसके, एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो संजय नायर ने किया हुआ है, जिनकी तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे, एसोचैम के अध्यक्ष बने हुए हैं। एसोचैम के रूप में सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर को पदभार संभाला हुआ है। संजय नायर को भारत सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार मंडल के गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। संजय नायर के पास वैश्विक वित्तीय पूंजी बाजारों में लगभग 4 दशक का एक्सपीरियंस भी है, मतलब अनुभव है। संजय नायर राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं या रह चुके हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि ये पहले रह भी चुके थे और फिर से भी है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्टअप सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, साथ में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के भी सदस्य हैं। तो अपने आप में ये वेरी इंपॉर्टेंट खबर है संजय नायर के बारे में, जहां तक हो सके आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अफेयर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। किस मंत्रालय ने उपकरणों के आईओएस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए माई CGHSF, कौन सा है, माई CGHSF को लॉन्च किया हुआ है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया हुआ है माई CHSF को। क्या है इसके बारे में समझते हैं, ये समझ में तो ऐसे आ नहीं रहा है, तो इसके बारे में अगर समझे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा उपकरणों के आईओएस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए माई CHSF को लॉन्च किया है। अगर इस ऐप के बारे में बात की जाए तो यह बुकिंग, लैब रिपोर्ट तक पहुंच, चिकित्सा प्रतिपूर्ति सप्लाई की स्थिति की जांच करने जैसी सर्विसेज भी प्रदान करता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज मतलब कि 5 तारीख को उपकरणों के iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए MyCGHS ऐप को भी लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग अगर ये देख पा रहे होंगे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन अगर बन सकता है तो MyCGHS ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो यह कैनरा बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? याद रखिएगा दोस्तों, कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए हैं महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए यहाँ पर हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते को। क्या है इसको समझते हैं। कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों को ध्यान में रखते हुए कैनरा हील अद्वितीय लाभों का एक विशेष बचत खाता कैनरा एंजल पेश किया हुआ है। क्या किया है? कैनरा एंजल को पेश किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें व्यापक बैंकिंग समाधान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो आर्थिक रूप से सशक्त बन जाएंगी तो सीधी सी बात है, बैंकिंग समाधान भी वो अपने आप में कर पाएंगे। तो इनका प्रमुख उद्देश्य बढ़िया है। कैनरा बैंक के लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं अनुकूल यूपीआई 123 पे एएसआई को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कुछ खास जो टर्म्स इंपोर्टेंट है, जैसे कि उद्देश्य इंपोर्टेंट है, किस बैंक ने लॉन्च किया है ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे। यार रखिए, इसमें आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया हुआ है कैंसर वाली जीन थेरेपी की, घरेलू जीन थेरेपी को। तो भारत की पहली है तो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई है। अगर इसकी हम बात करें सबसे पहले कि है CAR टी सेल थेरेपी। कौन सी है? CAR टी सेल थेरेपी जैसी कैंसर से लड़ाई में किफायती आशा प्रदान करती है। चिकित्सा के लिए मील का पत्थर भी हो सकती है, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। किस कार्यक्रम का हिस्सा है दोस्तों? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्सा के तहत आत्मनिर्भर भारत का यह प्रतीक के रूप में जानी जाएगी। तो ये CAR टी सेल जो थेरेपी है कैंसर से लिए बहुत ही ज्यादा किफायती हो सकती है। और अगर बात किया चिकित्सा के क्षेत्र में तो यह मील का पत्थर हो सकती है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत बनी है और आत्मनिर्भर भारत का यह प्रतीक है। बॉम्बे आईआईटी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इम्यूनिसिटी के द्वारा सहयोग के रूप में विकसित किया गया है। अनुसंधान और विकास R&D भी, याद रखिएगा, R&D में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। अब वैसे इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखोगे किसने इसको लॉन्च किया है, तो भारत के राष्ट्रपति जी के हाथों से लॉन्च किया है, तो अपने आप में वैसे ये इंपोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना की शुरुआत की है? अब डीआरडीओ ने परीक्षण केंद्र नया बनाया हुआ है, तो बात करें पश्चिम बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में बनाया हुआ है एक नया परीक्षण केंद्र। अगर हम पूरा बात समझें तो डीआरडीओ का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका पश्चिम बंगाल ने जुनपुट गांव में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने की परियोजना को शुरुआत किया है। डीआरडीओ का लक्ष्य है भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर की रक्षा सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणाली, प्लेटफॉर्म्स और जो उपकरण से उनके डिजाइन और विकसित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है या टारगेट है। याद रखिएगा, क्या टारगेट है इनका? इनका टारगेट है दोस्तों, भूमि में हो या वायु में हो, समुद्र में हो या अंतरिक्ष में हो, साइबर के क्षेत्र में, रक्षा में हो या समुद्री डोमेन में हो, एक सेंसर बनाए जा सके, हथियार प्रणालियों को बनाया जा सके, एक प्लेटफॉर्म्स को बनाया जा सके, इन सबसे संबंधित जो उपकरण होंगे उन संबंधों का डिजाइन और यहीं पर विकसित भी किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य क्या है? एक अतिरिक्त परिचालन जो ऑपरेशनल क्षेत्र है उसमें उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में परीक्षण की गतिविधियों को संतृप्ति को संबोधित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डीआरडीओ ने कहां पर अपना नया परीक्षण केंद्र बनाया है, तो बताया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बनाया हुआ है।
नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नए थे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो पसंद आई होगी लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ में हमारे ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है राकेश मोहन को। किसको? वर्ल्ड बैंक में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है राकेश मोहन को। तो सदस्य बात की जाए तो राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया लिया गया है और यह भारतीय है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न कर रहे हैं। विश्व बैंक का जो ग्रुप है उसमें मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो इंद्रमीत गिल सह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इंपोर्टेंट ये वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं देखी जा रही है। फोर्ब्स द्वारा जो जारी की गई है अरबपतियों की सूची 2024 में शीर्ष पर कौन है? एक नई सूची जारी की गई है फोर्ब्स की, आप लोग पता होगा भारत में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत में फोर्ब्स की सूची में कौन है, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग भारत के जो टॉप पर है उसका कमेंट करके बताइएगा नाम। हालांकि अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप पर पाए तो बर्नार्ड अर्नोल्ड है। कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड है। इसके बारे में समझते हैं। यह फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची है ये 2024 की, जिसमें फ्रांसीसी लग्जरी दिग्गज LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली रही है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। आप लोगों ने तो बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। मुकेश अंबानी 2024 में 9वें स्थान पर हैं। दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बन चुके हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 77 देशों में 2781 अरबपति हैं। याद रखिएगा। तो ये नहीं पूछेगा कितने देशों में कितने हैं, पर मुकेश अंबानी का स्थान पूछा जा सकता है कौन सा है, तो 9वां है। टॉप 10 में वो आ चुके हैं और पहले भारतीय है। अब हम बात करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स का धमाका। धमाका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर 15 करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। 10 करंट अफेयर्स हम ऊपर कर चुके हैं। टोटल हमारी 25 करंट अफेयर्स आती हैं डेली और अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के बारे में बात की जाए कब मनाया गया, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। विश्व बैंक और आईआईबी ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के लिए ऋण की मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य को $300 मिलियन की मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक और आईआईबी बैंक ने मिलकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने, याद रखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो H1 जो वीजा होता है बड़ा चर्चा में रहता है और ये भारतीय को दिया जाता है यूएसए की तरफ से। अभी इस पर प्रतिबंध लग गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी वर्तमान में ही प्रतिबंध को हटा दिया है। अब ये खुल चुका है, वो रास्ते साफ हो चुके हैं। इस बैंक के अध्यक्ष R.K. छब्बर को कार्यालय के 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो चाइना ने मंजूरी दे दी है, जो कि हांगकांग देश का है। एक इलेक्शन की सिस्टम है, उसमें जो विवादास्पद चल रहा था उस परिवर्तन वाले प्रस्ताव हुआ, उसमें मंजूरी चाइना के द्वारा दे दी गई है। विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो अफगानिस्तान को दिए हैं। आपको पता होगा किसको? अफगानिस्तान को दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये वर्ल्ड बैंक का भी बहुत चर्चा में है, तो इसके बारे में जितनी भी खबर आए आप उसको समेटे रहो। वर्ल्ड बैंक ने 25 मिलियन डॉलर दिए अफगानिस्तान को, क्या रखेगा। एनडीबी ने किस देश के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो रूस को दी गई है एनडीबी के द्वारा। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। $1 बिलियन मिले हैं रूस को। जे वीडियो ने किस कंपनी के एमडी के पद से इस्तीफा दिया है? तो जे वीडियो के नाम आ रहा है, तो बॉम्बे ड्राइंग कंपनी है, एमडी ने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस कंपनी की महिला सीईओ ने, डेनिस कोटस हैं, उन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई पीछे छोड़ दिया है? अब आप लोगों को पता होगा सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब सुंदर पिचाई को अगर किसी कंपनी के महिला सीईओ है और जिनका नाम डेनिस कोटस है, उन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है, तो वह बैट 365 कंपनी की है। इसकी आपने एडवर्टाइज बहुत ज्यादा देखी होगी और इस कंपनी को जानते होगे।
तो बैट 365 जो सीईओ है महिला इस कंपनी की, इन्होंने सुंदर पिचाई जी को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमित चड्डा को किस कंपनी का टैक्स सर्विसेज का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एल&टी कंपनी, एल&टी कंपनी है, इनको अमित चड्डा को वहां पर एमडी के रूप में नियुक्ति की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, वे कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला थे, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री थे और इनका निधन अभी हाल ही में हो चुका है। मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो मिसेज गैलेक्सी जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व श्रुति चौहान के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। किस राज्य ने किस राज्य में अदानी ग्रुप ने 1169 करोड़ रुपए का हाईवे परियोजना को हासिल किया है? तो उड़ीसा राज्य में हासिल किया हुआ है अडानी ग्रुप के द्वारा, और ये हाईवे परियोजना पे काम करेंगे। राज्य सरकार सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। याद रखिएगा, किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो सभी उम्र के पत्रकार हैं कोविड-19 के टीकाकरण की घोषणा कर दी है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। अच्छा, हम अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है? गर्ल गैंग को। किसको? याद रखिएगा, गर्ल गैंग को यहाँ पर आईसीसी विश्व कप 2022 का आधिकारिक जो गीत है उनको घोषित कर दिया गया। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पर मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद।